वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस क्वेश्चन आंसर सीरीज ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन। आज हमें चैप्टर नंबर 9 वाइब्रेशन इसके क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करना है। तो इसमें से कुछ क्वेश्चंस को हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है क्लास में, उसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9। ठीक है, अ रिडक्शन, पहला क्वेश्चन है अ रिडक्शन इन एम्पलीट्यूड ऑफ सक्सेसिव ऑक्सिलेशंस इंडिकेट, कैसा वाइब्रेशंस बताएगा। अ रिडक्शन इन एम्पलीट्यूड ऑफ सक्सेसिव ऑक्सिलेशंस इंडिकेट, कह रहा है कि अगर रिडक्शन हो रहा है हमारे एम्पलीट्यूड में लगातार, तो किस तरीके का ऑक्सिलेशन बताएगा, मतलब इसमें से कौन सा होगा। तो देखिए यहां पे आप तो एक ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, या अगर आपको सबकी डिफिनेशन पता है तो भी आप इसका आंसर बहुत अच्छे से मार्क कर सकते हो। देखिए जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, सबसे पहले आप नेचुरल फ्रीक्वेंसी को समझिए। हमने नेचुरल फ्रीक्वेंसी की बात कब की थी? हमने नेचुरल फ्रीक्वेंसी की बात तब की थी कि जब हम अपने सिस्टम से जितने भी हमारे पास फ्रिक्शन रिलेटेड एलिमेंट्स हैं, अगर हम सभी को निकाल के फेंक दें, अगर हम अपने सिस्टम में से जो भी हमारा स्प्रिंग मास सिस्टम है या जो भी सिस्टम है, अगर उसमें से हम फ्रिक्शन रिलेटेड सारी चीजों को निकाल के फेंक दें, तो हमारा सिस्टम क्या बन जाता है? जो फ्रीक्वेंसी हमें उस सिस्टम से मिलेगी उसे हम बोलेंगे नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई, मैं एक जनरल स्प्रिंग मास सिस्टम बनाता हूं, तो जनरल स्प्रिंग मास सिस्टम कुछ इस तरीके से होगा। ये स्प्रिंग हो गया, स्प्रिंग कांस्टेंट के बोल दिया और यहां पे मास m बोल दिया। ठीक, अभी क्या आपको इस सिस्टम में कोई फ्रिक्शन रिलेटेड चीज दिखाई दे रही है? मेरे ख्याल से तो नहीं। और अगर फ्रिक्शन नहीं है तो ये हमें यहां से जो भी फ्रीक्वेंसी मिलेगी उसको हम बोलेंगे ओमेगा एन। ओमेगा साथ में सफिक्स में एन लगाने का मतलब होता है, ये हमें बताता है एन कि हमें जो भी फ्रीक्वेंसी मिलने वाली है वो कैसी है? नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अच्छा, ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है? कि हमारा जो भी सिस्टम वाइब्रेट करेगा वो एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी से करेगा। ये हमने यहां पे क्यों बोला कि फ्रिक्शन को हटाना जरूरी है सिस्टम से नेचुरल फ्रीक्वेंसी पाने के लिए? क्योंकि फ्रिक्शन क्या होता है, अगर फ्रिक्शन कहीं पर भी प्रेजेंट होगा, मौजूद होगा, वो क्या करेगा? हमारे एम्पलीट्यूड को लगातार कम करता जाएगा। एम्पलीट्यूड को कम करने का मतलब कि जो भी हमारे सिस्टम का वाइब्रेशन होगा उसको वो खाता जाएगा, उसकी एनर्जी को खाता जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन का काम क्या होता है? एनर्जी को खाना। तो अगर वो फ्रिक्शन एनर्जी को एब्जॉर्ब करता जाएगा तो हमारे सिस्टम में एम्पलीट्यूड लगातार क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। ठीक है, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी में हम बाय डिफॉल्ट मानते हैं कि हमारे सिस्टम में जो कुछ भी फ्रिक्शन रिलेटेड चीजें हैं सबको हमने निकाल के हटा दिया है। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी तो नहीं हो सकता क्योंकि हमें रिडक्शन मिल रहा है एम्पलीट्यूड में। ठीक है, फ्री वाइब्रेशन भी नहीं हो सकता क्योंकि फ्री वाइब्रेशन का भी मतलब है हमने सारा एयर रेजिस्टेंस जितनी भी चीजें हैं सबको निग्लेक्ट मार दिया है, तो ये भी नहीं हो सकता। फोर्स वाइब्रेशन भी नहीं हो सकता क्योंकि फोर्स वाइब्रेशन में जो एम्पलीट्यूड होता है वो उतना ही मिलता है। आप क्या कर रहे हो? अपनी तरफ से एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो। लेट्स से अगर मेरे पास ये कोई पेन है, इसको मैं अगर अपनी तरफ से एक्सटर्नली फोर्स लगा के वाइब्रेट करा रहा हूं, एक तो ये सिस्टम हुआ थी, एक बार इसको मैंने वाइब्रेट करा के छोड़ दिया तो ये इस तरीके से वाइब्रेट करता रहेगा, और धीरे धीरे ड्यू टू फ्रिक्शन, क्योंकि इसके अगल बगल क्या प्रेजेंट है? एयर, तो वो एयर इसके एम्पलीट्यूड को कम रेजिस्ट करेगी, धीरे धीरे कम करेगी। ठीक है, तो एक तो ये हो गया कि आपने इसको हल्का सा डिस्प्लेसमेंट देके छोड़ दिया तो ये वाइब्रेट कर रही है, धीरे धीरे इसका एम्पलीट्यूड जीरो हो जाएगा। क्लियर? और एक तो ये तरीका हो सकता है कि आपने अपनी तरफ से कुछ एक्सटर्नली फोर्स लगाया और इसको लगातार वाइब्रेट कर रहे हो, मतलब आपका कांटेक्ट, एक्सटर्नल फोर्स का कांटेक्ट इसके साथ बना हुआ है और लगातार आप इसको क्या करते जा रहे हो? वाइब्रेट कराते जा रहे हो, जिसकी वजह से क्या इसका एम्पलीट्यूड कभी रिड्यूस होगा? कभी रिड्यूस नहीं होगा, क्योंकि आप तो लगातार एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो ना, आप तो एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हो, इस वजह से इसका कोई भी एम्पलीट्यूड कम नहीं होगा। इसका मतलब फोर्स वाइब्रेशन भी नहीं हो सकता। सही आंसर क्या होगा? डैम्प्ड वाइब्रेशन। तो डैम्प्ड वाइब्रेशन ही ऐसा वाइब्रेशन होता है जिसमें देयर इज अ रिडक्शन इन एम्पलीट्यूड। देयर इज अ रिडक्शन इन एम्पलीट्यूड। क्लियर है पॉइंट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द पार्टिकल्स, सेकेंड क्वेश्चन हमसे कह रहा है द पार्टिकल्स ऑफ अ बॉडी मूव डैश
इट्स एक्सिस इन लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशंस। कह रहा है कि अगर हमारा लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन हो रहा हो तो लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशंस में हमारे पार्टिकल किस तरीके से मूव करते हैं। देखिए, मान लीजिए यहां पे मैं कोई शाफ्ट ले लेता हूं इसको समझाने के लिए। लेट्स से यहां पे मैंने कोई शाफ्ट इमेजिन कर लिया, ठीक है, मेरे पास यहां पे कोई शाफ्ट है और ये इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हो गई, ठीक है, ये इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हो गई, इसको आप पोलर एक्सिस भी बोल सकते हो। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट अगर आप इसको वाइब्रेट कराओगे इस तरीके से, जो वाइब्रेशन है, कह रहा है वाइब्रेशन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में हो रहा है, मतलब इस एक्सिस के लॉन्ग ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रही है। तो अगर यहां पे आप कोई पार्टिकल भी इमेजिन कर लो, लेट्स से अगर यहां पे हमने कोई पार्टिकल इमेजिन कर लिया, तो इस पार्टिकल का भी मोशन कैसा होगा, क्या लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में नहीं होगा? इस जो पार्टिकल का मोशन होगा, जो पार्टिकल का मोशन होगा, क्या ये भी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में नहीं होगा? क्या ये भी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और अगर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के अलोंग होगा, मतलब क्या होगा? पैरेलल टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। बात समझ में आई? द पार्टिकल्स ऑफ अ बॉडी मूव पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशंस। क्योंकि जरूरी नहीं है कि मेरा पार्टिकल यहीं पे हो, कहीं पर भी हो, चाहे यहां पर हो, चाहे यहां पर हो, चाहे यहां पर हो, इसका वाइब्रेशन अलोंग कैसा होगा? पैरेलल टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होगा। कहीं पर भी पार्टिकल मौजूद हो, चाहे यहां पर मौजूद हो, चाहे यहां प्रेजेंट हो, चाहे यहां प्रेजेंट हो, चाहे यहां प्रेजेंट हो, तो पैरेलल। देखिए, ये जो हमारी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस जा रही है, जिसको मैं एल ए से रिप्रेजेंट कर देता हूं, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, क्या इसी के पैरेलल है हमारे पार्टिकल का मोशन? बिल्कुल। तो हम क्या बोलेंगे? द पार्टिकल्स ऑफ अ बॉडी मूव, कैसे मूव करते हैं? पैरेलल टू द एक्सिस इन लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशंस। क्लियर है पॉइंट? तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? पैरेलल टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। क्लियर है पॉइंट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए, इस बार क्या कह रहा है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमसे बोला कि हम किस तरीके से मूव करा रहे हैं, वाइब्रेशन कैसे दे रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल। अब तीसरे क्वेश्चन में आपको बोल दिया कि यहां पे वाइब्रेशन कैसा हो रहा है। समझिएगा इस पॉइंट को। लेट्स से हमारे पास यहां पर कोई शाफ्ट है, इस बार मैं लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में नहीं करा रहा हूं, ये तो हमारी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हो गई और यहां पे एक एक्सिस हो गई कुछ इस तरीके से। ये तो मैं हाईलाइट कर देता हूं, ये वाली एक्सिस, ये वाली एक्सिस तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हो गई, और ये वाली एक्सिस कैसी हो गई? ट्रांसवर्स एक्सिस। इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स एक्सिस। और ट्रांसवर्स एक्सिस में अगर आप कोई भी पार्टिकल को इमेजिन कर लो, यहां पर कोई पार्टिकल ले लो आप, चाहे यहां पर पार्टिकल ले लो, चाहे यहां पर पार्टिकल ले लो, ठीक है, पॉइंट को समझिएगा। तो यहां पर अगर हम ट्रांसवर्स डायरेक्शन में मोशन कराते तो ये किस तरीके से मूव करता? पार्टिकल ट्रांसवर्स डायरेक्शन में मूव करता, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस आप बोल सकते हो, या ट्रांसवर्स डायरेक्शन में। अगर हम ट्रांसवर्सली वाइब्रेट कराते, ट्रांसवर्स, अगर ट्रांसवर्स वाइब्रेशन होता तो जो पार्टिकल का मोशन होता वो पार्टिकल मोशन भी कैसा होता? ट्रांसवर्स होता, ठीक है। बट यहां पर हमसे बोल रहा है कि हम टॉर्जनली वाइब्रेट करा रहे हैं। इस बार हम टॉर्जनली वाइब्रेट करा रहे हैं, मतलब इसको ना लॉन्गिट्यूडनली वाइब्रेट करा रहे हैं, ना ही ट्रांसवर्स वाइब्रेट करा रहे हैं। किस तरीके से वाइब्रेट करा रहे हैं? देखिए, इसको हम किस तरीके से वाइब्रेट करा रहे हैं। लेट्स से हमारे पास यहां पे कोई शाफ्ट, इस बार इस शाफ्ट को हम घुमा रहे हैं, टॉर्जनली घुमा रहे हैं इस तरीके से। लेट्स सपोज यहां पे आप इस बोतल को इमेजिन करिए, ये बोतल एक शाफ्ट है, तो इसको मैं इस तरीके से टॉर्जनली वाइब्रेट करा रहा हूं। तो जब हम टॉर्जनली वाइब्रेट कराएंगे तो कोई भी पार्टिकल आप इस पे इमेजिन कर लो, तो वो भी तो एक घूमेगा इस सरफेस पे, और अगर इस तरीके से घूमेगा, आप इसको इमेजिन करो, तो ये मोशन किस तरीके का मोशन है? एक सर्किल का मोशन हमें दे रहा है। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इन अ सर्किल अबाउट। पॉइंट क्लियर हो रहा है? तो यहां पे मैंने आपको 3 केसेस बताई हैं, 3 केसेस को वापस से रिवाइज कर लीजिए। वो 3 केसेस कौन कौन सी हैं? पहला केस, अगर हम लॉन्गिट्यूडनली वाइब्रेट करा रहे हैं, अगर हम लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेट करा रहे हैं, तो लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन में पार्टिकल का मोशन कैसा होता है? पार्टिकल मोशन कैसा होता है? पार्टिकल मोशन होता है
पैरेलल टू द LA का मतलब है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। कैसा होता है? पैरेलल टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। सेकंड, अगर हम ट्रांसवर्सली वाइब्रेट करा रहे हैं, ट्रांसवर्स वाइब्रेशन अगर है, ट्रांसवर्स वाइब्रेशन है तो पार्टिकल का मोशन कैसा होगा? तो पार्टिकल का मोशन कैसा होगा? आप इसको बोल सकते हो, दो आंसर होंगे इसके। एक तो आप इसको चाहे ट्रांसवर्स बोल सकते हो, और ट्रांसवर्स के अलावा आप क्या बोल सकते हो? परपेंडिकुलर टू LA का मतलब है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। या तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर बोल सकते हो, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस इस डायरेक्शन में होती है और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये वाली होगी। और तीसरी केस इस क्वेश्चन में है कि उसको अगर आप घुमा रहे हो तो घुमाने पे वो कैसा मूव करेगा? एक सर्किल की तरीके से। अगर टोर्जनल वाइब्रेशन है तो वो सर्किल में मूव करेगा। ये तीन केसेस क्लियर हो गई हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, इन अ स्प्रिंग मास सिस्टम इफ द मास इज हाफ्ड, कह रहा है कि अगर मास को आधा कर दिया जाए, हाफ कर दिया जाए, एंड द स्प्रिंग स्टिफनेस इज डबल्ड, और कह रहा है कि K की वैल्यू, जो स्प्रिंग स्टिफनेस है K, उसकी वैल्यू को हमने डबल कर दिया, बढ़ा दिया, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे क्या फर्क पड़ेगा? नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितने गुना हो जाएगी? आधी हो जाएगी, डबल हो जाएगी, अनचेंज कोई बदलाव नहीं होगा, या क्वाड्रपल 4 गुनी हो जाएगी? तो आपको स्प्रिंग मास सिस्टम का फॉर्मूला मैंने बताया था, ओमेगा एन इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहां पे मैं ओमेगा N1 लिख देता हूं, पहली वाली केस का स्प्रिंग कांस्टेंट और पहली वाली केस का मास। अब सेकंड केस में क्या बोल रहा है आपसे? सेकंड केस में आपसे बोल रहा है कि हमने क्या किया? मास को आधा कर दिया, तो M2 की वैल्यू बोल रहा है कि पहले वाले मास का हाफ, 1/2 हो गया। और क्या कह रहा है? स्प्रिंग स्टिफनेस को हमने डबल कर दिया, मतलब अब जो K2 की वैल्यू आएगी उसको हमने 2 टाइम्स ऑफ पहला वाला क्या था? K1, दुगना कर दिया। तो अब फ्रीक्वेंसी पे क्या फर्क पड़ेगा? फॉर्मूला लगाइए, ओमेगा एन ऑफ 2 इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम होता है। K की जगह क्या रखेंगे? K2 की जगह यहां पे 2 टाइम्स ऑफ K1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई M2 की जगह क्या रखेंगे? M1 बाई 2। ये दो ऊपर चला जाएगा, कितना आ जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ K1 डिवाइडेड बाई M1। 4 का अंडर रूट 2 बाहर निकल आएगा, ये हो गया अंडर रूट K1 बाई M1, और ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट K1 बाई M1 की वैल्यू हमने ओमेगा N1 लिखी है, तो यहां पे हम लिख देंगे ओमेगा ऑफ N1। यानी कि बाद में जो हमें नेचुरल फ्रीक्वेंसी मिल रही है कितनी है? ये 2 टाइम्स हो गई शुरुआत वाले का। इसका मतलब क्या होगा? मास को आधा करने पर और स्टिफनेस को 2 गुना करने पर हमारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी डबल हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है पॉइंट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एन ओवर डैम्ड सिस्टम। अब ओवर डैम्ड सिस्टम बोलते ही आपके दिमाग में वो तीनों केस आ जानी चाहिए जो हमने पढ़ी थी। एक अंडर डैम्ड सिस्टम, सेकंड क्रिटिकली डैम्ड सिस्टम, और तीसरा केस हमने पढ़ा है ओवर डैम्ड सिस्टम। तो वापस से मैं आपको रिवाइज करा दे रहा हूं इस क्वेश्चन की हेल्प से। देखिएगा, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ था, दैट C बाई एम इज इक्वल टू 2 xi इंटू ओमेगा एन। C को क्या बोलते थे वहां पे? डैम्पिंग कोफिशिएंट। C को क्या बोलते हैं? C को हम बोलते हैं डैम्पिंग कोफिशिएंट। ठीक है, और xi को क्या बोलते हैं? xi को हम बोलते हैं डैम्पिंग फैक्टर या डैम्पिंग रेशियो। ठीक है, इस xi को हम क्या बोलते हैं? इस xi को हम बोलते हैं डैम्पिंग फैक्टर, और डैम्पिंग फैक्टर और डैम्पिंग रेशियो। ठीक है, और C को हम क्या बोलते हैं? C को बोलते हैं डैम्पिंग कोफिशिएंट। खैर ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अब वो 3 केसेस देखते हैं। मैंने आपको बताया था, पहला था अंडर डैम्ड सिस्टम, अंडर डैम्ड। सेकंड क्या था?
क्रिटिकली डैम्ड सिस्टम, एंड थर्ड ये वाला ओवर डैम्ड सिस्टम। अंडर डैम सिस्टम हमें कब मिलता है? अंडर डैम सिस्टम हमें तब मिलता है जब डैम्पिंग फैक्टर या डैम्पिंग रेशियो की वैल्यू, जाई की वैल्यू क्या होती है? लेस देन 1 होती है। ठीक है। क्रिटिकली डैम्ड सिस्टम कब मिलता है? जब जाई की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। और ओवर डैम्ड सिस्टम कब मिलता है हमें? जब जाई की वैल्यू क्या होती है? ग्रेटर देन 1 होती है। और इन तीनों केसेस की खासियत क्या होती है? इन तीनों ही केसेस की खासियत क्या होती है? यहां लिख देते हैं हम। अंडर डैम्ड सिस्टम में आपको वाइब्रेशन मिलता है। ठीक है। इस वाले केस में हमें अपने सिस्टम में वाइब्रेशन मिलता है। क्रिटिकली डैम्ड और अंडर डैम्ड इन दोनों ही केसेस में हमें नो वाइब्रेशन, सिस्टम से कोई भी वाइब्रेशन नहीं मिलता है। यह मैंने आपको बताया हुआ था। हमें जो भी वाइब्रेशन या वाइब्रेशन की केसेस हम पढ़ते हैं, किस केस में पढ़ते हैं? अंडर डैम्ड सिस्टम में, जब जाई की वैल्यू डैम्पिंग फैक्टर या डैम्पिंग रेशियो की वैल्यू 1 से कम होती है। क्रिटिकली डैम्ड सिस्टम या ओवर डैम्ड सिस्टम जिसमें जाई की वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा होती है, तो उस वाले केस में हमें कोई वाइब्रेशन सिस्टम से नहीं मिलता। तो यही चीज आपसे पूछ रहा है, एन ओवर डैम्ड सिस्टम, कि ओवर डैम्ड सिस्टम की इसमें से खासियत क्या होगी इन चारों में से? तो आपको पता है कि जब इसमें कोई वाइब्रेशन ही नहीं मिलता तो इट विल डजंट वाइब्रेट एट ऑल। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, कि ये वाइब्रेट ही नहीं करता तो आपको वाइब्रेशन क्या मिलेगा? कुछ नहीं। ठीक, क्या क्लियर है अभी तक सारी चीजें? देखिए एक क्वेश्चन के साथ मैं आपको सारी चीजें हिंट करता जा रहा हूं ताकि आप एक आइडिया बना पाओ कि जब आप वाइब्रेशन पढ़ रहे हो तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपके दिमाग में बाकी सारे कॉन्सेप्ट भी आ जाने चाहिए, तभी आप उसको अच्छे से समझ पाओगे, अंडरस्टैंडिंग रख पाओगे। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन आया लगा के आगे बढ़ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ डैम्ड वाइब्रेशन इज ऑलवेज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। कह रहा है कि जो डैम्ड वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी होती है वो नेचुरल वाइब्रेशन के रिस्पेक्ट में क्या होती है? तो जाहिर सी बात है, जो डैम्ड वाइब्रेशन होता है उसका एम्पलीट्यूड लगातार कम होता जाता है। डैम्ड वाइब्रेशन में क्या होता है? जब आप उसको वाइब्रेट करके छोड़ते हो तो ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस एंड ड्यू टू फ्रिक्शन उसका जो भी एम्पलीट्यूड होता है हर एक साइकिल के बाद लगातार एम्पलीट्यूड कम होता जाता है। एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, और बहुत समय के बाद नियर अबाउट उसका वाइब्रेशन 0 के करीब पहुंच जाता है। ठीक है। तो इसकी जो भी फ्रीक्वेंसी होगी क्या होगी? नेचुरल फ्रीक्वेंसी से कम ही होगी। तो यहां पे क्या हो जाएगा? लेस देन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। क्लियर है पॉइंट? क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अ टॉर्जनल वाइब्रेटरी सिस्टम हैविंग 2 रोटर्स कनेक्टेड बाय अ शाफ्ट हैज। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन का मैंने आपको एक तरीका बताया था कि आपके पास सिस्टम में जितने भी रोटर हैं उससे एक कम नोड मिलेंगे आपको। अगर हमारे सिस्टम में 2 रोटर है तो हमें 1 नोड मिलेगा, अगर हमारे सिस्टम में 3 रोटर है तो हमें 2 नोड मिलेगा। ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि अगर टॉर्जनल वाइब्रेटरी सिस्टम में हमारे पास 2 नोड होंगे तो देखिए इसको, ये हमारे पास एक शाफ्ट हो गई और इस शाफ्ट में हमने 2 रोटर लगा दिए। दिस इज रोटर नंबर 1 और ये हो गया रोटर नंबर 2। ठीक है, ये हो गया रोटर नंबर 1, ये हो गया रोटर नंबर 2। तो इसको हम कर क्या रहे हैं? इस तरीके से एक रोटर को पकड़ा हमने और दूसरे रोटर को टॉर्जनली वाइब्रेट करा दिया, घुमा दिया, और घुमा के अगर आप छोड़ दोगे तो ये वाइब्रेट कैसे करेगा? इमेजिन करिएगा, एक बार ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, कुछ इस तरीके से वाइब्रेट करेगा। तो आपको जो नोड मिलेगा वो यही कहीं पे मिलेगा, इस वाले पॉइंट के करीब। ठीक है। अगर इसको मैं फिगर से दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके से आपको मिल रहा होगा। तो जो नोड वाला पॉइंट होगा ये यहीं पर होगा। दिस इज द नोड पॉइंट। अच्छा, नोड पॉइंट क्या होता है? नोड किसको बोलते हैं? जहां पर आपको डिस्प्लेसमेंट क्या मिले? 0। तो इस वाले पॉइंट पे जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा, एट दिस पॉइंट द डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। और जिस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट 0 होता है उसी पॉइंट को हम बोलते हैं नोड पॉइंट। तो मैंने ट्रिक क्या बताई थी कि जितने भी रोटर होंगे उससे एक
कम नोड मिलेगा ऑलवेज आपको। अगर दो रोटर हैं तो कितने नोड होंगे? एक। अगर 3 रोटर हैं तो कितने नोड होंगे? 2। अगर 4 रोटर हैं तो कितने नोड होंगे? 3। जितने रोटर उससे एक कम नोड। तो इस वाले क्वेश्चन में कितने रोटर आपसे बोल रहा है? इसमें आपको कह रहा है कि हमारे पास 2 रोटर है तो कितने नोड होंगे? 2 - 1 कितना हुआ? 1। तो ऑप्शन नंबर ए 1 नोड इज द करेक्ट आंसर। क्या क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है। मान लीजिए 3 रोटर होते तब कैसा बनता फिगर, ये देख लीजिए। अगर हमारे पास 3 रोटर होते तो फिगर कैसा बनता? मान लीजिए एक रोटर हमने यहां पे लगा दिया, एक रोटर हमने यहां पे लगा दिया और एक रोटर हमने यहां पे लगा दिया। तो एक नोड हमको यहां पे मिल रहा होता इन दोनों पॉइंट्स के बीच और एक नोड हमको यहां पे मिल रहा होता। तो इसको हम बोल देते हैं N1 और इस वाले पॉइंट को हम बोल देते हैं N2। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ठीक। तो खैर इस क्वेश्चन का आंसर जिसमें 2 रोटर है हमें एक नोड मिलेगा। क्लियर है पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ फ्री लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन इज इक्वल टू। नेचुरल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पूछ रहा है। तो हमने कई सारे फॉर्मूले पढ़े थे भाई, इसके तो कई सारे फॉर्मूले पढ़े थे। अगर हम स्प्रिंग मास सिस्टम की बात करते हैं तो स्प्रिंग मास सिस्टम में जो हमने नेचुरल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पढ़ा था वो पढ़ा था √K/m, जहां पे K क्या था? स्टिफनेस था। यहां पे स्टिफनेस को इसने किससे दिखा रखा है? स्टिफनेस ऑफ द बॉडी को S से दिखा रखा है। तो कोई बात नहीं, हम अपने फॉर्मूले में K की जगह S रख लेंगे तो ये S/m हो जाएगा। ठीक है। और यहां पे फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है तो ω/n को हम क्या 2π/f लिख सकते हैं? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला इज इक्वल टू S/m। तो यहां से फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला कितना आ गया? 1/2π और यहां पे हो जाएगा S/m। क्या पहला ऑप्शन मिल रहा है? बिल्कुल पहला ऑप्शन करेक्ट है। हमें बाकी को भी चेक करना पड़ेगा क्या बाकी ऑप्शंस भी सही हैं कि नहीं। ठीक है। अच्छा, एक और फॉर्मूला हमने सिंपल पेंडुलम के फॉर्म में पढ़ा हुआ था, दैट ω/n इज इक्वल टू √G/δ। ये पढ़ा था हमने फॉर्मूला, ये भी पढ़ा था बिल्कुल। ω/n की जगह वापस से रखिए 2πf इज इक्वल टू √G/δ, या f की जगह क्या हो जाएगा? f की जगह हो जाएगा G/δ और यहां पे 2π को नीचे ले आइए। क्या दूसरा वाला भी मिल गया? बिल्कुल मिल गया दूसरा वाला भी। तीसरा वाला देखिए, तीसरे वाले का आंसर बताइए क्या होगा? कुछ नहीं है, बस दूसरे वाले में इस g का √, ले लीजिए। जब आप दूसरे वाले में g का √, लोगे तो ये वैल्यू 2π से इसको कैंसिल आउट करिए और कैंसिल आउट करने पे आपको इतना ही आंसर मिलेगा। कैंसिल आउट करने पर आपको इतना ही आंसर मिलेगा। ठीक है। तो हमारा तीसरा भी सही होगा। आप क्या करिए, g की वैल्यू 9.81 यहां रख दीजिए और पाई की वैल्यू 3.14 रख दीजिए। कैंसिल आउट करिए और √δ तो रहेगा ही रहेगा। तो हम क्या बोलेंगे? पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। इसका मतलब एनी वन ऑफ दिस, इसमें से आप कोई भी ले लो, तीनों ही फॉर्मूले किसके हैं? नेचुरल फ्रीक्वेंसी के हैं। क्लियर है पॉइंट ये वाला? नेक्स्ट देखिएगा, द रेशियो ऑफ द एक्चुअल डैम्पिंग कोफिशिएंट टू द क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट इज कॉल्ड। ये फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बताया था, देखिए C/m इज इक्वल टू 2 इंटू ओमेगा। ये मेन फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ था, जहां पे xi क्या होता है? डैम्पिंग रेशियो या डैम्पिंग फैक्टर। C क्या होता है? डैम्पिंग कोफिशिएंट। ये क्या होता है? डैम्पिंग कोफिशिएंट। अब इसमें बोल दिया क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट। तो क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम के केस में अगर xi की वैल्यू 1 होती है तो हमारा सिस्टम कैसा बन जाता है? क्रिटिकल डैम्प। क्रिटिकली डैम्पिंग का सिस्टम कब होता है? जब xi की वैल्यू 1 हो जाती है। तो उस वक्त C की वैल्यू C से चेंज हो जाती है, C और इसके सफिक्स में C, क्योंकि अब क्रिटिकल डैम्पिंग हो गया। और xi की वैल्यू हमने 1 रख दी तो 2 इंटू ω/n हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। क्या करिए, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड मारिए। तो इक्वेशन नंबर 1 को जब आप इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड मारोगे तो देखिए यहां पर क्या मिलेगा? हमें C मिलेगा डिवाइडेड बाई C मिलेगा, क्योंकि m से m उड़ जाएगा, कैंसिल आउट। जब डिवाइड मारेंगे तो 2ω/n से 2ω/n कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉरी 2ω/n से 2ω/n ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या? इधर से xi बचेगा।
तो यही तो पूछ रहा है कि भैया इसको क्या बोलते हैं। ये हो गया एक्चुअल डैम्पिंग कोफिशिएंट, ठीक है, ये हो गया एक्चुअल डैम्पिंग कोफिशिएंट, और ये हो गया क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट। ये हो गया क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट। इसके रेशियो को हम क्या बोलते हैं, क्या मिल रहा है हमें, जाई, और जाई को क्या बोलते हैं, चाहे आप डैम्पिंग फैक्टर बोल लो या इसको डैम्पिंग रेशियो बोल लो। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सही है बात। 10th क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू डबल, कह रहा है इन ऑर्डर टू डबल द पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, कह रहा है कि सिंपल पेंडुलम का जो भी टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ था, अगर उसके हमें डबल करना हो तो इसमें से क्या करना पड़ेगा बताइए। तो सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा हुआ था, T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने। अब कह रहा है इस टाइम पीरियड को हमको डबल करना है, इसको हमको इस टी को हमको दुगना करना है। तो दुगना करने के लिए आप बताइए क्या करना पड़ेगा। इसको अगर दुगना करना है तो दुगना करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कर देते हैं दुगना, चलिए ठीक है। तो अब अगर हमें दुगना करना है तो देखिए जी में तो कोई चेंज नहीं कर सकते, एल में ही चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लीजिए इसको हमने 2 टाइम्स कर दिया, 2 ऑफ टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, मान लीजिए एल को हमने एल डैश बोल दिया कि किस लेंथ पे दुगना हो जा रहा है, डिवाइडेड बाई जी। इन दोनों को डिवाइड मारिए, डिवाइड मारने पर टी से टी उड़ गया, 2 पाई से 2 पाई उड़ गया, अंडर रूट जी से अंडर रूट जी उड़ गया, तो यहां पे बचेगा 1/2 इज इक्वल टू अंडर रूट एल डिवाइडेड बाई एल डैश। दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए, 1/4 इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाई एल डैश। तो यहां से एल डैश की वैल्यू कितनी हो गई, 4 टाइम्स एल हो गई। 4 टाइम्स एल का मतलब 4 गुना हो गया, और 4 गुने को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रपल, ठीक है। कि उसकी लेंथ को क्वाड्रपल मतलब 4 गुना करना पड़ेगा। क्लियर है पॉइंट। ये सब आसान आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, अ वाइब्रेटिंग सिस्टम इज सेड टू बी क्रिटिकली डैम्प्ड व्हेन द डैम्पिंग फैक्टर इज। तो इसके लिए हमने पढ़ा हुआ है कि अभी सबसे पहले क्वेश्चन में मैंने आपको जो तीनों केस बताई, उस तीनों केस में मैंने आपको बताया था कि जब जाई की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, जाई की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है ओवर डैम्प्ड, जाई की वैल्यू 1 से कम होती है अंडर डैम्प्ड, और जब जाई की वैल्यू 1 के इक्वल होती है क्रिटिकली डैम्प्ड। तो वही पूछ रहा है क्रिटिकली डैम्प्ड। तो क्रिटिकली डैम्प्ड के लिए डैम्पिंग फैक्टर जाई की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर, यूनिटी। क्वेश्चन नंबर 12, इन केस ऑफ क्रिटिकली डैम्प्ड द डैम्पिंग फैक्टर इज, वापस से चाहे कान इधर से पकड़िए चाहे कान इधर से, बात तो वही आएगी। अगेन क्या हो जाएगा आंसर इसका, इक्वल टू 1। कह रहा है फिर से कि क्रिटिकली डैम्प सिस्टम में जाई कितना होगा, 1 के बराबर होगा। अभी तक 4 क्वेश्चन हमने इस पे लगाए। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हेन अ शेकिंग फोर्स, मतलब आप जो डिस्टर्बिंग फोर्स, जो आप एक्सटर्नली फोर्स प्रोवाइड कर रहे हो सिस्टम को, व्हेन अ शेकिंग फोर्स इज ट्रांसमिटेड थ्रू द स्प्रिंग्स डैम्पिंग बिकम्स डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल का मतलब होता है जब किसी चीज में कोई हानि होती है, कमी हो जाती है, उसको हम बोलते हैं डेट्रीमेंटल। व्हेन द रेशियो ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन। कह रहा है कि जब शेकिंग फोर्स को हम स्प्रिंग के थ्रू ट्रांसमिट करते हैं, डैम्पिंग बिकम्स डेट्रीमेंटल, मतलब जो हमारी डैम्पिंग होती है वो लगातार कम होती जाती है। When the ratio of its frequency to the natural frequency is greater than, किससे ज्यादा होती है, कि जब हमारे डैम्पिंग में कमी आती है। मतलब आपसे बोल रहा है कि मैग्निफिकेशन फैक्टर, आप बताओ कि मैग्निफिकेशन फैक्टर हमारा कब कम होता जाता है, मैग्निफिकेशन फैक्टर हमारा कब कम होता जाता है स्प्रिंग फोर्स वाला। समझ पा रहे हैं आप, या ट्रांसमिटिविटी, इस ग्राफ को आपको याद होना चाहिए जो हमने पढ़ा था। इस तरफ हमने क्या पढ़ा हुआ था, इस तरफ हमने पढ़ा था ईटा, और इस तरफ हमने क्या पढ़ा था, ओमेगा बाई ओमेगा एन। इस एप्सिलॉन को हम क्या बोलते हैं, ईटा या एप्सिलॉन कुछ भी बोलिए,
इसको हम बोलते हैं ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो। और इस एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है? ट्रांसमिटेड फोर्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल एक्सटर्नल फोर्स। और इसका अगर मैं आपको ग्राफ बताऊं तो ग्राफ किस तरीके से हमने पढ़ा हुआ था? इसका ग्राफ हमने कुछ इस तरीके से पढ़ा हुआ था, देखिए। ये वैल्यू 1 की होती है, ये वैल्यू 1 की। ये होता है जाई की वैल्यू लगभग 0 के बराबर, ये होता है जाई की वैल्यू लगभग 0.1 के बराबर, ये होता है जाई की वैल्यू लगभग बराबर। ऐसे ही ग्राफ नीचे आता जाएगा। तो आप देख पा रहे हो कि ये जो आपको एम्पलीट्यूड इधर मिल रहा है, ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो की वैल्यू आपको मिल रही है, वो कब कम होती जा रही है? जब आपका वैल्यू ओमेगा बाई ओमेगा एन की वैल्यू, व्हेन ओमेगा बाई ओमेगा एन इज लेस देन √2। जब ओमेगा बाई ओमेगा एन की वैल्यू आप देखिए √2 से कम है, ओमेगा बाई ओमेगा एन √2 से कम है, उस वक्त आपकी वैल्यू एप्सिलॉन की 1 से ज्यादा है ऊपर की तरफ। और कब इसमें कमी आ रही है? जब ओमेगा बाई ओमेगा एन की वैल्यू ग्रेटर देन है √2। उस वक्त हमारा देखिए जो एप्सिलॉन है वो 1 के नीचे जा रहा है। देखिए इस वाली लाइन के ग्राफ नीचे जा रहा है। मतलब कमी कब आ रही है? जब कोई चीज 1 से कम हो जाती है, मतलब उसमें कमी आ रही है। इसका मतलब जब ओमेगा बाई ओमेगा एन की वैल्यू इज ग्रेटर देन √2, उस वक्त हमारा एप्सिलॉन क्या होता है? 1 से कम होता है। तो वही पूछ रहा है कि हमारे स्प्रिंग फोर्स जो डैम्पिंग बिकम्स डेट्रीमेंटल, कब डैम्पिंग हमारी कम होती जाती है? व्हेन दिस रेशियो इज ग्रेटर देन। का करेक्ट ऑप्शन कितना हो जाएगा? क्लियर? क्वेश्चन नंबर 14, अ बॉडी इज वाइब्रेटिंग, मतलब एक बॉडी है जो वाइब्रेट कर रही है एट 10 वाइब्रेशंस पर सेकंड। अच्छा, ये किसकी यूनिट आपको गिवन है? 10 वाइब्रेशंस पर सेकंड। 10 वाइब्रेशंस, ये नंबर ऑफ साइकिल्स आपको गिवन है। फ्रीक्वेंसी, एक सेकंड में कोई चीज कितनी बार मूव कर रही है, एक सेकंड में कोई चीज कितनी बार वाइब्रेट कर रही है, वो आपको देता है नंबर ऑफ साइकिल्स। फ्रीक्वेंसी बताता है, मतलब हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है कितनी? हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है कितनी? 10 वाइब्रेशंस पर सेकंड। आगे क्या बोल रहा है? अ बॉडी इज वाइब्रेटिंग एट 10 वाइब्रेशंस पर सेकंड इन सिंपल हार्मोनिक ऑफ 10 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड। और इसका एम्पलीट्यूड आपको कितना गिवन है? एम्पलीट्यूड आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो आपसे क्या पूछ रहा है? आप बता दो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी, वो भी सेंटीमीटर पर सेकंड में। तो हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है वी मैक्स का फॉर्मूला कितना होता है? एम्पलीट्यूड v इज इक्वल टू a इंटू ओमेगा, a इंटू ओमेगा, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। v इज इक्वल टू a इंटू ओमेगा, एम्पलीट्यूड इंटू फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो यहां पे हम इसको लिखेंगे एम्पलीट्यूड इंटू, और ओमेगा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई इंटू एफ। सारी वैल्यूज को उठा के यहां पे रख दीजिए, सारी वैल्यूज आपको गिवन है। देखिए एम्पलीट्यूड की जगह क्या दिया है? एम्पलीट्यूड की जगह है 10 सेंटीमीटर, तो यहां पे 10 आ जाएगा, इंटू 2 पाई इंटू, और एफ की जगह क्या गिवन है आपको? एफ की जगह गिवन है 10। ठीक है, तो एफ की जगह पे 10 आ गया। यूनिट क्या हो जाएगी? एम्पलीट्यूड है सेंटीमीटर में और फ्रीक्वेंसी है पर सेकंड में, तो जो भी आंसर आएगा वो सेंटीमीटर पर सेकंड में आएगा। तो देख लीजिए कितना हो गया, 10 गुणे 2 20, 20 गुणे 10 200, तो यहां पे हो जाएगा 200 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? हमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसने ऑलरेडी यूनिट लगा रखी है कि सेंटीमीटर पर सेकंड में कौन सा आएगा। तो देख लीजिए 200 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? अरे इजी फॉर्मूले हैं सारे के सारे, ये हमने पढ़े हुए हैं। जब हम लेक्चर को पढ़ रहे थे तो उस वक्त भी हमने इस टाइप के क्वेश्चन को किया हुआ है क्लास में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ बॉय स्विंगिंग ऑन अ स्विंग, मतलब एक झूले पे झूल रहा है। एक लड़का है जो किसी झूले पे झूल, इफ अनदर बॉय सिट्स अलोंग विद हिम विदाउट डिस्टर्बिंग हिज मोशन, देन द टाइम पीरियड ऑफ स्विंग विल। देखिए ये बहुत ही
अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन अधिकतर इंटरव्यू में पूछा जाता है। देखिए, आपने सर्कस में या कभी झूले में झूला तो झूला ही होगा। देख लीजिए, हिंज पॉइंट होता है। मान लीजिए यहां पे कोई झूला इस तरीके, तो इसको मैं आपको कंपेयर करके बता रहा हूं सिंपल पेंडुलम वाले केस से। तो सिंपल पेंडुलम में हम क्या बोलते हैं, ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को। ये होता है हमारा बॉब और ये होता है हमारा हिंज पॉइंट। हिंज पॉइंट मतलब जिसके अबाउट कोई चीज मूव कर रही होती है, स्विंग कर रही होती है, झूल रही होती है। तो हिंज पॉइंट से बॉब के मिडिल पॉइंट को हम बोलते हैं इट इज द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम। इट इज द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम, ठीक है, इट इज द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम। और टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में एल बाई जी। क्लियर। तो यहां पे भी हम क्या लगा सकते हैं अगर इसको मैं हिंज पॉइंट मान लूं, अगर इसको मैं हिंज पॉइंट मान लूं और यहां पे कोई एक लड़का इस तरीके से झूला झूल रहा है, ठीक है, तो यहां से यहां तक की लेंथ को मैंने एल बोल दिया। तो यहां पर भी टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, यहां पर भी टाइम पीरियड हो जाएगा टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। अब कह रहा है कि यहां पर एक दूसरा लड़का इसके साथ आके बैठ गया। यहां पे मैं कलर को चेंज कर रहा हूं, देख लीजिए, यहां पे एक दूसरा लड़का है जो इसके साथ आके बैठ गया। यहां पर एक दूसरा लड़का इसके साथ आके बैठ गया। अब देखिए, जब दूसरा लड़का यहां पे इसके साथ आके बैठ गया तो पहले जितना वेट लग रहा था अब वेट बढ़ जाएगा पहले से। पहले जितना भी वेट mg लग रहा था नीचे की तरफ, मान लीजिए मैं बोल रहा हूं कि इसका पहले m1g इंटू वेट लग रहा था नीचे, इसका मास m2 है तो अब m2 इंटू जी लग रहा होगा। तो क्या ये लेंथ इंक्रीज कर जाएगी पहले से, क्या ये वाली जो लेंथ है वो थोड़ी सी इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि अब दो वेट लग रहे हैं। और अगर ये लेंथ थोड़ी सी इंक्रीज कर जाएगी तो क्या हम बोल सकते हैं कि L थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगा, क्या L थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगा। अगर अब यहां पर दो व्यक्ति आके बैठ गए तो ये जो लेंथ है पहले से थोड़ी सी इंक्रीज कर जाएगी। ये लेंथ अगर इंक्रीज करेगी तो L बढ़ेगा, और L बढ़ेगा तो T इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी। और अगर यहां पर देखिए, यहां पर अगर L की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो T तो इसके सामने है, अगर L की वैल्यू बढ़ेगी तो T की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो T बढ़ने का मतलब यह हुआ कि मान लीजिए अगर हमारा झूला 10 सेकंड में एक चक्कर लगा रहा था, इस तरीके से 10 सेकंड में एक चक्कर लगा रहा था, तो अब टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब है कि पहले अगर वो 10 सेकंड ले रहा था, एक और व्यक्ति आके उसके साथ में बैठ जाए तो अब उसको 10 से ज्यादा लगेंगे। मतलब कि 15 लग सकते हैं, 20 लग सकते हैं, 20 सेकंड, 30 सेकंड, जितना भी लगेगा, लेकिन वो अब 10 से ज्यादा ही होगा। तो अब टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, पहले से बढ़ जाएगा, मतलब इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, इट विल इंक्रीज। वापस से क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं। अ बॉय स्विमिंग ऑन अ स्विंग, एक लड़का है जो किसी झूले पे झूल रहा है। इफ अनदर बॉय सिट्स along with him without disturbing his motion, then the time period of the swing will be। तो अगर आप एक और लड़के को बैठाओगे तो ये लेंथ थोड़ी सी बढ़ेगी, लेंथ बढ़ेगी तो टाइम पीरियड बढ़ेगा। टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब है कि पहले जितना भी समय लग रहा था अब उससे ज्यादा समय लगेगा। क्लियर है पॉइंट। इस वजह से ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ मास ऑफ 1 kg is attached to the end of a spring of stiffness 0.7 न्यूटन पर mm। देखिए यूनिट पे ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन इजी है तो वो आपको यूनिट में फंसाने की कोशिश करेगा। अगर क्वेश्चन इजी है तो वो आपको यूनिट में ही फंसाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। आपसे पूछ रहा है कि क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट की आप हमें वैल्यू बता दो। तो देखिए, क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट C/m इज इक्वल टू 2 इंटू ओमेगा एन का फॉर्मूला ये लगाना है, ठीक है। और बोल दिया उसने कैसा, क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट। और क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट के केस में जाई की वैल्यू कितने के इक्वल हो जाती है, 1 के इक्वल। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अब ये क्या बन जाएगा, जब जाई की वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये C ऑफ C बन जाएगा।
क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा एन। तो आपको सी ऑफ सी की वैल्यू निकालनी है, आपको इसमें क्या निकालना है, सी ऑफ सी निकालना है। तो सी ऑफ सी की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 इंटू एम इंटू ओमेगा एन। इसको ओपन कर लीजिए, 2 इंटू एम इंटू, अब ओमेगा ऑफ एन की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा ऑफ एन की वैल्यू होती है अंडर रूट के बाई एम। अंडर रूट एम से एम को कैंसिल आउट करिए तो यहां पर रूट आ जाएगा, कैंसिल आउट करने पर ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट एम इंटू के। बस इसमें सारी वैल्यू को पुट करिए, आंसर लीजिए। एम की वैल्यू कितनी है, एम इज इक्वल टू 1 kg गिवन है आपको, इंटू के की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू आपको 0.7 न्यूटन। और देखिए बटे में क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है, एमएम, तो एमएम को हमको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, और 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 मीटर। ठीक है, तो वो अगर यहां पे एमएम है उसको आप मीटर में चेंज करोगे, आपको 1000 से ऊपर गुणा करना पड़ेगा। क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, एक डेसिमल से एक ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 100 का रूट बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 20√7, और √7 की जो वैल्यू होती है नियर अबाउट 2.36 के करीब होती है। तो इसको अगर आप 2.36 के करीब इमेजिन करिए तो 20 इंटू 2.36, तो नियर अबाउट इसके जब आप सॉल्व करोगे इसको तो 20 दूनी 40 और उसका 36 गुना 40, तो लगभग ये 52 के आसपास आ जाएगा, उसका 1.5 गुना आप जोड़ दोगे तो लगभग 52.92। इसको करेक्ट आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मैंने आपको एक ट्रायल बता दिया, तो जो इसका करेक्ट आंसर आएगा वो लगभग 52.92 न्यूटन सेकंड पर मीटर के करीब आएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इन अ स्प्रिंग मास सिस्टम, इफ वन स्प्रिंग ऑफ सेम स्टिफनेस इज एडेड इन सीरीज, द न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन विल बी। बहुत ही आसान क्वेश्चन कह रहा है, हमारे पास एक स्प्रिंग मास सिस्टम है यहां पर, ठीक है, इसको थोड़ा वर्टिकल में हम ले चलते हैं। कह रहा है कि हमारे पास एक स्प्रिंग मास सिस्टम है इस तरीके से, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट के बाई एम, ये ओमेगा एन का फॉर्मूला होता है। अब कह रहा है कि इसी स्प्रिंग के साथ हमने एक और स्प्रिंग को सीरीज में जोड़ दिया इस तरीके से, एक स्प्रिंग यहां पे है और इसके साथ एक और स्प्रिंग को हमने जोड़ दिया, सेम स्प्रिंग कांस्टेंट। तो सीरीज में कैसे जोड़ा जाता है, सीरीज में मैंने आपको बताया है के नेट, तो 1 के नेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 K1 प्लस 1 K2, इस तरीके से जोड़ा जाता है सीरीज में। तो 1 K नेट, तो ये 1 K प्लस 1 K कितना हो जाएगा, ये 2/K, तो ये 1 K नेट हो गया। तो यहां से देखिए के नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के नेट की वैल्यू आ गई कितनी, K/2, तो के नेट की वैल्यू K/2 आ गया। मास तो वही है, तो अब स्प्रिंग वाइब्रेशन कितना आ जाएगा, ओमेगा एन अंडर रूट, अब के नेट कितना हो गया, K/2, और मास पहले जितना था, ठीक है। √2 को बाहर ले लीजिए, तो √2 को बाहर लेने पर ये 1/√2 और यहां पर बचेगा अंडर रूट K/m, जिसको ओमेगा एन लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ओमेगा एन डिवाइडेड बाई। क्लियर है ये पॉइंट। देखिए इसको यहां पे हमने कैसे सॉल्व किया है, यहां पे देखिएगा ओमेगा एन इज इक्वल टू 1/√2 लिख सकते हैं इसको, और रूट में अंडर रूट K/m बचेगा, और इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया, इसकी जगह पे हमने जो पहले वाला ये हमारा अंडर रूट K/m था, इसको N1 बोल दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/√2 इंटू ओमेगा एन। करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं, 9A के क्वेश्चन नंबर 18वें पे। इन अ डैम्प्ड वाइब्रेशन सिस्टम द डैम्पिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू, कह रहा है इन अ डैम्प्ड वाइब्रेशन सिस्टम द डैम्पिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू। डैम्पिंग फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होता है, सो द डैम्पिंग फोर्स की वैल्यू क्या होती है, डैम्पिंग फोर्स F की वैल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, डैम्पिंग कोफिशिएंट इनटू x डॉट, या इसको हम बोलते हैं डैम्पिंग कोफिशिएंट इनटू वेलोसिटी। तो ये F ऑफ डैम्पिंग फोर्स की वैल्यू कितनी होती है,
डैम्पिंग फोर्स की वैल्यू कितनी होती है? c इंटू वेलोसिटी, वेयर c इज द डैम्पिंग कोफिशिएंट, वेयर c इज द डैम्पिंग कोफिशिएंट। तो देख लीजिए, अगर हम बोलें कि f डैम्पिंग किसके प्रोपोर्शनल है, तो f डैम्पिंग इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, वेलोसिटी। सारे के सारे एक एक लाइन के आंसर है। आ चुके हैं हम क्वेश्चन नंबर सीट बी पर। ठीक है, देखिए इसको, इन फ्री वाइब्रेशंस द वेलोसिटी वेक्टर लीड्स द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बाय। कह रहा है कि इन अ फ्री वाइब्रेशन वेलोसिटी वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से कितना आगे होता है। तो एसएचएम की जो सबसे बेसिक इक्वेशन होती है उसको ध्यान रखिए, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, हमने पढ़ा हुआ है। वह y इज द डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होती है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट में जो इसका फेज एंगल है वो कितना है? ओमेगा, साइन के बाद ओमेगा टी लिखा हुआ है, तो फेज एंगल हो गया ओमेगा टी। अब कह रहा है इसको वेलोसिटी में चेंज करना है, तो वेलोसिटी में चेंज करने के लिए इसको हम क्या करेंगे? टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो dy बाई डी टी इज इक्वल टू ए। अब इसको हम लिखेंगे डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी। ये हो गया ए इज द एम्पलीट्यूड, साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कितना होता है? कॉस ओमेगा टी। ठीक है, एंड ओमेगा टी का आप वापस से डिफरेंशिएशन करोगे तो साथ में ओमेगा आगे लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया डी वाई बाई डी टी विच इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। तो हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर में आपको मिल रहा है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको देखिए, ए ओमेगा, इसको वापस से अगर मैं साइन में चेंज करना चाहूं तो ये क्या मिलेगा हमें? साइन ऑफ पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी। क्या इस तरीके से मैं लिख सकता हूं? अगर मैं वेलोसिटी को लिखना चाहूं तो क्या हम ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी को साइन ऑफ पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। ठीक है, और वेलोसिटी वेक्टर कितना था? वेलोसिटी वेक्टर था ए साइन ओमेगा टी। तो देखिए, इन दोनों के अगर आप फेज एंगल को कंपेयर करो तो फेज एंगल में यहां पर सिर्फ ओमेगा टी है, डिस्प्लेसमेंट वाले में आपको सिर्फ ओमेगा टी मिल रहा है, जबकि आपको वेलोसिटी वेक्टर में कितना मिल रहा है? जबकि आपको वेलोसिटी वेक्टर में कितना मिल रहा है? 90 प्लस ओमेगा टी मिल रहा है। मतलब ओमेगा टी से वो कितना ज्यादा है? 90 आगे है, प्लस है ना, इसका मतलब वो डिस्प्लेसमेंट वाले से 90 डिग्री आगे है, तो लीड करेगा। कितने से लीड करेगा? 90 डिग्री आगे से। तो 90 को हम क्या बोलते हैं? पाई बाई टू। क्या समझ में आया ये? बताइए। इजी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे, अगर आपको बेसिक इक्वेशन पता है तो आप आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसी का नेक्स्ट पार्ट है ये, देखिए उसी का नेक्स्ट पार्ट है। कह रहा है कि इस बार आप एक्सेलरेशन को बता दो कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में कितने का लीड होगा। वापस से बेसिक इक्वेशन देखिएगा, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, तो dy बाई डी टी, जिसको हमने वेलोसिटी बोला और अभी अभी हमने देखा इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये आ रहा था। अब एक्सेलरेशन के लिए इसका एक और बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी स्क्वायर बाई डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर। तो इसका एक और बार डिफरेंशिएशन करिए, तो ये हो जाएगा ए ओमेगा, और कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो माइनस आगे लगा दिया। यहां पर साइन ओमेगा टी और ओमेगा टी का वापस से करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा यहां पर। तो हमें फेज एंगल को कंपेयर करना है। देखिए जरा, फेज एंगल को कंपेयर करना है, तो देखिए दोनों के फेज एंगल में अगर आप y और एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट का भी मैं यही लिख देता हूं, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो देखिए दोनों के फेज एंगल में क्या है? ओमेगा टी और ओमेगा टी तो है ही, लेकिन डायरेक्शन में फर्क है। अगर एक पॉजिटिव साइड है तो दूसरे में माइनस लगा हुआ है अपोजिट साइड में। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट अगर मेरा आगे की तरफ होगा तो यहां पे माइनस ओमेगा टी, उतना ही एंगल लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में।
इसका मतलब अगर ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा तो हमारा एक्सेलरेशन वेक्टर क्या होगा, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। और एक सिंगल लाइन पर, एक स्ट्रेट लाइन पर आपको पता है कि कितने डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री का एंगल बनता है। और जब आप 180 डिग्री को रेडियन में चेंज करोगे तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना हो जाएगा, पाई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पाई। ऑप्शन नंबर है। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने सॉल्व किया 9B का और क्वेश्चन नंबर 2 9B का, ये दोनों एक ही क्वेश्चन के दो पार्ट है, बस इसको अलग अलग ब्रेक कर दिया गया है। अगर आप देखोगे तो ओवरऑल क्वेश्चन एक है, यहां से यहां तक का पूरा क्वेश्चन एक है, लेकिन इसको हमने दो पार्ट में ब्रेक किया हुआ है। पहला क्वेश्चन यहां से यहां और दूसरा क्वेश्चन यहां से यहां। ठीक है, प्रोसीजर दोनों का सेम ही है और दोनों को लगाने का तरीका भी सेम है। बस आपको बेसिक इक्वेशन याद होनी चाहिए, दैट बेसिक इक्वेशन ऑफ SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन इज y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। क्लियर है पॉइंट। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। द एम्पलीट्यूड रेशियो ऑफ टू सक्सेसिव ऑक्सिलेशंस ऑफ अ डैम्ड वाइब्रेटरी सिस्टम इज। कह रहा है कि जो हमारे सक्सेसिव ऑक्सिलेशंस होते हैं एम्पलीट्यूड डैम्ड वाइब्रेशन में, वो क्या होते हैं। तो भाई जाहिर सी बात है, जब आपको डैम्ड वाइब्रेशन मिलता है तो डैम्ड वाइब्रेशन में हमारे जो एम्पलीट्यूड मिलते जाते हैं हमें सक्सेसिवली आगे की तरफ, वो लगातार कम होते जाते हैं। जैसे ये देख पा रहे हैं। तो देखिए पहली वाली साइकिल में हमें जो भी वाइब्रेशन मिला, लेट्स से यहां पे वो टी ऑफ डी इतनी साइकिल पे मिला, तो यहां पे आपको कुछ वाइब्रेशन मिल रहा है, ये एम्पलीट्यूड कुछ मिल रहा है। और जैसे ही एक और साइकिल पहुंची तो अब देखिए पहले इतनी हाइट थी इसकी, एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद इसका वाइब्रेशन कम हो गया, यहां पे आ गया। ठीक है, लेट्स से ये 2d ऑफ टी साइकिल पे मिल रहा है, ऐसे ही तीसरी साइकिल पे 3t ऑफ डी साइकिल पे। तो इसको हम बोलते हैं डैम्ड वाइब्रेशन, इसको हम बोलते हैं डैम्ड वाइब्रेशन। डैम्ड वाइब्रेशन का यह मतलब होता है कि जब भी आप किसी भी सिस्टम को एक वाइब्रेशन देके आप छोड़ दो तो वो क्या करेगा, अपने सिस्टम के अबाउट, अपनी एक्सिस के अबाउट इस तरीके से वाइब्रेट करेगा, एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे। एंड ड्यू टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, हमारे पास जो भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मौजूद होते हैं वो क्या करते हैं, उसकी एनर्जी को खाने का काम करते हैं, तो जिसकी वजह से उसका एम्पलीट्यूड हर एक साइकिल के बाद कम होता जाता है। तो जाहिर सी बात है, कह रहा है कि एम्पलीट्यूड क्या फर्क पड़ेगा सक्सेसिवली, तो हम यही बोलेंगे कि हर एक साइकिल के बाद क्या होता जा रहा है, पहले एम्पलीट्यूड इतना था, पहले यहां पर इतनी हाइट थी, उसके बाद फिर कम हो गया, फिर कम हो गया, फिर कम हो गया, तो क्या होता जाएगा, लेस होता जाएगा। तो हम बोलेंगे इट विल बी लेस देन 1। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रेजोनेंस इज अ फिनोमिना, कह रहा है रेजोनेंस एक तरीके की प्रॉपर्टी है, फिनोमिना है, इन विच द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्साइटिंग फोर्स, कि जो भी हम एक्साइटिंग फोर्स, देखिए एक्साइटिंग फोर्स बोलने का मतलब ये होता है कि आप जो एक्सटर्नली फोर्स लगा रहे हो, आप अपनी तरफ से जो भी फोर्स लगा रहे हो, एक्सटर्नली फोर्स, आपने अपनी तरफ से जो भी फोर्स लगाया है वो किस कैटेगरी में चला जाएगा, वो चला जाएगा एक्साइटिंग फोर्स की कैटेगरी में। तो कह रहा है रेजोनेंस की जो फिनोमिना मिलती है वो कब मिलती है, जब फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्साइटिंग फोर्स, मतलब एक्सटर्नली हमने जो फोर्स लगाया हुआ है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के क्या हो, डबल हो, हाफ हो, थ्राइस हो या इक्वल हो। तो ये तो यार बच्चे को पता ही, हम क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं। रेजोनेंस हमें तभी मिलता है जब एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बिल्कुल ही क्या हो, बराबर, ना डबल ना ट्रिपल ना हाफ, जब एग्जैक्ट बराबर होती है तभी मैचिंग होती है और उस वक्त वाइब्रेशंस हमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो रेजोनेंस हमें कब मिलता है, जब दो चीजों की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए, बिल्कुल सेम हो जाए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5।
एट अ सर्टेन स्पीड रिवॉल्विंग पार्ट्स टेंड टू वाइब्रेट वायलेंटली। ये क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि जब वाइब्रेशन होता रहता है तो हमारे रिवॉल्विंग पार्ट्स की जो वाइब्रेशंस होते हैं, जो घूमते हुए पार्ट्स के वाइब्रेशन होते हैं, वो बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाते हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन। तो कह रहा है द स्पीड इज नोन एज, उस स्पीड को क्या बोलते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए मशीनरी में या गियर शाफ्ट में ही हमारे पास यहां पे कोई शाफ्ट लगा हुआ है इस तरीके से, ठीक है, और ये शाफ्ट क्या है, ये शाफ्ट अपनी एक्सिस के अबाउट इस तरीके से मूव कर रहा है विथ सम एंगुलर विथ सम नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन। ये शाफ्ट क्या है, अपनी एक्सिस के अबाउट, ये जो एक्सिस जा रही है दिस इज द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट। और अगर इस एक्सिस का एग्जैक्ट नाम मैं पूछूं तो इसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। और ये शाफ्ट क्या है, अपनी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट ऐसे ऐसे घूम रहा है इस तरीके से, ठीक है। अब मान लीजिए रेजोनेंस की प्रॉपर्टी अकर कर गई, रेजोनेंस हो गया, मतलब जो भी बाहर से घुमाने वाला फोर्स है इस शाफ्ट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो गया, और अब इस शाफ्ट का जो भी वाइब्रेशन है वो बहुत हाई हो गया। तो हाई होने पे आपको अब जो वाइब्रेशंस मिलेंगे वो कुछ इस तरीके से मिलेंगे। देखिए ये अपनी एक्सिस के अबाउट तो घूमेगा ही घूमेगा, लेकिन साथ में इस तरीके से भी घूमेगा। मतलब ये अपनी एक्सिस के अबाउट तो घूम ही रहा है, लेकिन साथ में इसका जो वाइब्रेशन है बहुत ही वायलेंट हो गया है, अपनी एक्सिस के चारों तरफ भी घूमेगा। तो इस तरीके की स्पीड को हम बोलते हैं क्रिटिकल स्पीड। क्रिटिकल मतलब जब हम बोलते हैं जैसे कंडीशन हमारी बहुत क्रिटिकल हो जाती है, जैसे जब कोई आदमी मरने वाला होता है हम बोलते हैं कंडीशन बहुत क्रिटिकल हो गई है, मतलब कि बस वो चीज अब खत्म होने वाली है। तो जब हमारे शाफ्ट की स्पीड क्रिटिकल स्पीड हो जाएगी, मतलब अब बस ये शाफ्ट टूटने ही वाला है। तो ये स्पीड हमको कब मिलती है, जब हमारे सिस्टम में क्या हो जाता है, रेजोनेंस। तो रेजोनेंस होने पर हमारे सिस्टम के जो वाइब्रेशंस हो जाते हैं, जो वाइब्रेशंस हो जाते हैं वो बहुत ही हाई हो जाते हैं। हाई का मतलब आप बोल सकते हो बहुत ही वायलेंट हो जाते हैं। इसका मतलब कि अब वो चीज बस ब्रेक ही होने वाली है, टूटने ही वाली है। इस तरीके की स्पीड को आप चाहे वर्लिंग स्पीड बोल दो, चाहे क्रिटिकल स्पीड बोल दो, चाहे विपिंग स्पीड बोल दो, तीनों ही नाम क्या होते हैं, क्रिटिकल स्पीड के पर्यायवाची है। चाहे आप इसको विरलिंग स्पीड बोल दो, क्रिटिकल स्पीड बोल दो या विपिंग स्पीड बोल दो, तीनों ही सेम है। इसका मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ये सारे पॉइंट समझ में आया कि जब हमारे सिस्टम में वाइब्रेशन बहुत ही वायलेंट हो जाए, इसका मतलब हमारे सिस्टम में क्रिटिकल स्पीड आ चुकी है, अब वो शाफ्ट या वो मशीन पार्ट बस टूटने ही वाला है। ये इंडिकेशन होता है कि सिस्टम हमें कह रहा होता है कि आप क्रिटिकल स्पीड को बचा लो, अदरवाइज बस इसके बाद मैं टूटने ही वाला हूं। क्लियर है पॉइंट। तो कभी भी हम ये नहीं चाहते, जब भी हम किसी मशीन पार्ट को बनाते हैं या मशीनरी ऑपरेशन में लगाते हैं, तो हम ये कभी नहीं चाहते कि हमें क्रिटिकल स्पीड मिले, अदरवाइज वो क्या करेगा, वाइब्रेशन ला देगा। और वाइब्रेशन बहुत ही खतरनाक चीज होती है, क्योंकि वो एम्पलीट्यूड को बढ़ा देगा। जाहिर सी बात है, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो हमारे सिस्टम में फ्लक्चुएशंस आ जाएंगे, और फ्लक्चुएशंस आने के बाद क्रैक स्टार्ट हो जाएंगे, जिसके बाद वो चीज टूटने लगेगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अ बॉडी इज सेड टू बी अंडर फोर्स्ड वाइब्रेशन। जब कोई भी चीज फोर्स्ड वाइब्रेशन के अंदर होती है तो क्या होता है, तो बॉडी कैसे मूव करती है। जब आपने किसी बॉडी को वाइब्रेट करके छोड़ दिया तो वो तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मूव करेगी, और जब आप एक्सटर्नली एक फोर्स लगा के वाइब्रेट करा रहे हो, मतलब आपने यहां पे कोई शाफ्ट लिया, आपने यहां पे कोई एफ एक्सटर्नल लगा दिया। एफ एक्सटर्नल लगाने का मतलब अब ये जो शाफ्ट मूव करेगी, अब इसकी खुद का कोई भी अस्तित्व नहीं है। ये किसके अंडर काम कर रहा है, ये अभी एक्सटर्नल फोर्स के अंडर काम कर रहा है। तो इसकी जो भी फ्रीक्वेंसी होगी, या ये जिस भी फ्रीक्वेंसी से मूव करेगा, वो किस फ्रीक्वेंसी से मूव करेगा, वो एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी से मूव करेगा। क्लियर है पॉइंट। क्या हो जाएगा, फोर्स क्या होता है, अ बॉडी वाइब्रेट्स
अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, कि जब भी आप किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो और आपने एक्सटर्नल फोर्स लगा के हटाया नहीं है, ड्यूरिंग द वाइब्रेशन, जब हमारा पार्ट वाइब्रेशन कर रहा है या वाइब्रेट कर रहा है, उस वक्त भी हमने हुआ है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी में, जिसको आप फ्री वाइब्रेशन भी बोलते हो, और फोर्स्ड वाइब्रेशन में सिर्फ इतना ही डिफरेंस होता है कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी में हम फोर्स को लगाकर हटा लेते हैं, जो भी फ्री वाइब्रेशन होता है उसमें हम फोर्स को लगा के हटा लेते हैं, जबकि फोर्स्ड वाइब्रेशन में हम फोर्स को हटाते नहीं। थ्रू आउट द मोशन, मतलब जब हमारा पार्टिकल या हमारी बॉडी मूव भी कर रही है, वाइब्रेट कर रही है, उस वक्त भी हमने एक्सटर्नल फोर्स को लगाया हुआ है, तभी हम उस वाइब्रेशन को बोलेंगे क्या, फोर्स्ड वाइब्रेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, द बॉडी विल वाइब्रेट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। किसके प्रभाव के अंदर, एक्सटर्नल फोर्स के प्रभाव के अंदर वाइब्रेट करेगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, द इक्वेशन ऑफ फ्री वाइब्रेशन। देखिए आपको एक वाइब्रेशन की इक्वेशन गिवन है और आपसे पूछ रहा है नेचुरल फ्रीक्वेंसी बता दो। डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर प्लस 36 पाई स्क्वायर इंटू एक्स बराबर 0। क्या करिए, इसको कंपेयर करा लीजिए, डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा एन का होल स्क्वायर इंटू एक्स बराबर 0। ये हमारी बेसिक इक्वेशन होती है वाइब्रेशन की, हमने पढ़ा हुआ है। तो इस इक्वेशन को जब हम इससे कंपेयर कराएंगे तो देखिए ओमेगा एन स्क्वायर की जगह क्या मिलेगा, ओमेगा एन स्क्वायर की जगह हमें मिलेगा क्या, 36 पाई स्क्वायर। तो यहां पे मिल गया हमें 36 पाई स्क्वायर। दोनों साइड का अंडर रूट ले लीजिए, अंडर रूट लेने पर ओमेगा एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 पाई। ठीक, तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है हर्ट्ज में बताना है, ध्यान रखिएगा। ये जो आंसर आएगा ये रेडियन पर सेकंड में आएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को, इसमें बहुत से लड़के कंफ्यूज कर जाएंगे। आपको हर्ट्ज में बताना है, तो हर्ट्ज में बताने के लिए इस ओमेगा एन को आपको 2 पाई एफ लिखना पड़ेगा और यहां पे हो जाएगा 6 पाई। ठीक है, तो पाई से पाई कैंसिल आउट, 2 से 6 कैंसिल आउट, कितना आ गया, एफ इज इक्वल टू आ गया 3 हर्ट्ज। एफ की वैल्यू कितनी आ गई, 3 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, अरे ये तो फॉर्मूला है, देखिए फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा हुआ है, एफ इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट के बाई एम, ये पढ़ा है हमने, where m is the mass of the vibrating body, where m is the mass of the vibrating body। अगर यहां पे उसने क्या बोल रखा है कि आप स्प्रिंग कांस्टेंट को, स्टिफनेस को किससे दिखाओ, s से दिखाओ, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 1/2 पाई, यहां पर s डिवाइडेड बाई m हो गया। अब कह रहा है कि इसमें अगर हम स्प्रिंग के क्या करें, मास को भी ऐड कर दें, अगर इसमें हम स्प्रिंग के मास को भी ऐड कर दें, इसमें अगर हम स्प्रिंग के मास को भी ऐड कर दें, तो कह रहा है शाफ्ट ऑफ मास, शाफ्ट या स्प्रिंग, उसके मास को भी ऐड कर दें। ठीक है, तो क्या होता है, तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि 1/2 पाई अंडर रूट एस डिवाइडेड बाई, तो हमने पढ़ा है उसका 1/3 मास ऐड कर दिया जाता है, तो एम ऑफ सी डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, जब हम स्प्रिंग या शाफ्ट के मास को भी ऐड कर देते हैं तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी। ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है हमने, ये वाला हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट, द क्रिटिकल स्पीड ऑफ द शाफ्ट डिपेंड्स अपॉन इट्स, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। देखिए अंडर रूट ओमेगा एन इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, अंडर रूट के बाई एम। कह रहा है कि ये जो क्रिटिकल स्पीड है, नेचुरल स्पीड या क्रिटिकल स्पीड, ये किस पर डिपेंड कर रहा है, एक तो मुझे दिखाई दे रहा है स्टिफनेस पर डिपेंड कर रहा है, दूसरा मास पर डिपेंड कर रहा है। क्या एसेंट्रिसिटी कहीं है इस फॉर्मूले में, नहीं, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मास एंड स्टिफनेस, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, द डेंजर ऑफ द ब्रेकेज एंड वाइब्रेशन इज मैक्सिमम। कह रहा है कि मैक्सिमम वाइब्रेशन ऑफ ब्रेकेज
हमारा मैक्सिमम हो जाता है। कब हो जाता है? जब रेजोनेंस की कंडीशन आ जाती है। और रेजोनेंस की कंडीशन कब आती है? जब हमारी फ्रीक्वेंसी किसके करीब पहुंच जाए? जब वो पहुंच जाए क्रिटिकल स्पीड के पास। रेजोनेंस तभी तो होता है कि जब वो चीज क्रिटिकल स्पीड के करीब पहुंच जाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नियर द क्रिटिकल स्पीड। अभी तो हमने पढ़ा, ठीक। 11 द क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ वाइब्रेटिंग सिस्टम विद विस्कस डैम्पिंग। कह रहा है कि विस्कस डैम्पिंग की आपको एक इक्वेशन गिवन है, ठीक है। इफ द रोटर ऑफ दिस इक्वेशन आर, इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल, कह रहा है कि अगर इसके रूट्स इक्वल हैं तो आपको बताना है कि क्या होगा। इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल, रियल मतलब पॉजिटिव रूट्स हैं। देखिए इक्वल नहीं बोला है, अगर इक्वल बोलता, अगर रूट्स हमारे इक्वल होते तो इक्वल के केस में क्या हो जाता? क्रिटिकल डैम्प्ड हो जाता। इक्वल हो जाता, अगर हमें रूट्स इक्वल मिलते हैं तो क्रिटिकली डैम्प्ड हो जाता है। और अगर इमेजिनरी रूट्स मिलते हैं, आपको बताया अगर इमेजिनरी रूट्स मिलते हैं तो क्या हो जाता है? अंडर डैम्प्ड हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? अंडर डैम्प्ड हो जाता है। अंडर डैम्प्ड हो जाता है। और जब रियल रूट्स मिलते हैं, जब रियल रूट्स मिलते हैं तो क्या हो जाता है? ये हो जाता है ओवर डैम्प्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जब रियल रूट्स मिलते हैं तो ओवर डैम्प्ड सिस्टम बनता है। ये हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन नंबर 1 में ही पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ द मोशन आपको गिवन है फॉर अ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम। डैम्पिंग रेशियो बता दो भैया। तो देखिए इसको वापस से हम अपने मेन इक्वेशन में पहले इसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम मेन इक्वेशन में चेंज करें तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? देखिए टी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है, प्लस डी एक्स बाई डी टी प्लस यहां पे x इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पे मैं क्या कर रहा हूं? 4 से डिवाइड कर दिया मैंने सब में। 4 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये 9/4 हो जाएगा और ये 16/4 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, ठीक है। यही फॉर्मूला होता है। अब इसको अगर मैं मेन इक्वेशन से कंपेयर करूं, डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर प्लस सी बाई एम इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस यहां पर के बाई एम इंटू एक्स बराबर 0 से अगर इसको मैं कंपेयर करूं तो यहां पे देखिए सी बाई एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सी बाई एम की वैल्यू हो जाएगी 9/4 और यहां पर के बाई एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? के बाई एम की वैल्यू हो गई 4। क्लियर? तो आपको बताना है डैम्पिंग रेशियो, डैम्पिंग रेशियो की वैल्यू आपको बतानी है यहां से। तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं बताइए? आपको m की वैल्यू पता है, बिल्कुल। k की वैल्यू पता है, बिल्कुल पता है। तो आपको जब सारी वैल्यूज पता ही हैं तो आप सारी वैल्यूज को रख दीजिए। या इसको अगर मैं इस तरीके से देखिए कंपेयर भी ना करता, इसको जो दूसरी इक्वेशन होती है इस ये वाली m इंटू डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर प्लस सी इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस के इंटू एक्स बराबर 0, अगर मैं इससे ही कंपेयर कर देता तो यहां पे मुझे m बराबर 4 मिल जाता, ठीक है। c की वैल्यू कितनी मिल जाती? 9 मिल जाती। और k की वैल्यू कितनी मिल जाती? k की वैल्यू 4 मिल जाती। कंपेयर कर लीजिए इन दोनों इक्वेशन को। अगर मैं कंपेयर कर लूं तो यहां से भी आप निकाल सकते हो। जब आपको सारी वैल्यूज मिल गई तो वैल्यूज को उठा के फॉर्मूले में रख दीजिए। अगर जब आपको सारी वैल्यूज मिल गई फॉर्मूले में रखिए। चलिए रखते हैं फॉर्मूले में। तो c बाई एम इज इक्वल टू 2 जाई ओमेगा एन, ठीक है। तो c की वैल्यू कितनी है? c की वैल्यू है 9। m की वैल्यू कितनी है? m की वैल्यू है 4 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ जाई की वैल्यू निकालनी है और ओमेगा एन वो होता है अंडर रूट के बाई एम। तो अंडर रूट के डिवाइडेड बाई एम। के की वैल्यू कितनी है? 4। तो मैं डायरेक्टली रख देता हूं के की वैल्यू है 4 डिवाइडेड बाई एम की वैल्यू है 4। तो 4 से 4 कैंसिल आउट, यहां पर 1 आ जाएगा। 9/4 और 2 को इसके नीचे ले जाइए तो 9/8। तो यहां से जाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी निकल के? 9 डिवाइडेड बाई 8।
आंसर कितना आ गया 9 डिवाइडेड बाई 8। मतलब हम बोल सकते हैं कैसा सिस्टम है, क्या ये वैल्यू 1 से ज्यादा मिल रही है, 9/8 1 से ज्यादा होगा, मतलब क्या है ओवर डैम्ड सिस्टम, मतलब ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अंडर डैम्ड वाइब्रेटिंग सिस्टम if x1 and x2 are the successive values of the amplitude on the same side of the mean position, then a logarithmic decrement is equal to। तो देखिए डिक्रीमेंट रेशियो क्या होता है, डिक्रीमेंट रेशियो हमने पढ़ा है x1 by x1 x0 by x1 is equal to x1 by x2 is equal to x2 by x3, ये वाला समझ लीजिए फॉर्मूला वापस से। देखिए मान लीजिए यहां पर मुझे कोई एम्पलीट्यूड मिला x0, अगेन आगे जाकर एम्पलीट्यूड कम हो गया, x1 एम्पलीट्यूड मिल रहा है, आगे जाकर अगेन एम्पलीट्यूड कम हो गया, मान लीजिए यहां पर x2 एम्पलीट्यूड मिल रहा है। तो डिक्रीमेंट रेशियो क्या होता है, डिक्रीमेंट रेशियो की वैल्यू होती है पहला वाला एम्पलीट्यूड बटे में उसके जस्ट बाद जो कम एम्पलीट्यूड मिला, पहला वाला एम्पलीट्यूड और उसके जस्ट बाद जो दूसरा एम्पलीट्यूड मिल रहा है उसको डिवाइड मार दीजिए। या आप बोल सकते हो कि नहीं सर मैं x0 से चालू नहीं करूंगा, मैं x1 से चालू करूंगा, तो यहीं से चालू करिए। हम क्या बोलेंगे x1 और इसके जस्ट बाद वाला एम्पलीट्यूड x2, ठीक। तो ये तो वैल्यू होती है किसकी, ये वैल्यू होती है डिक्रीमेंट रेशियो की। अब आपसे बोल रहा है कि लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट रेशियो क्या हो जाएगा, तो क्या करिए इसी का लॉग ले लीजिए। तो जब हम इसका लॉग लेंगे तो कितना बन जाएगा, देखिए तो हम इसको बोलेंगे लॉग ऑफ डिक्रीमेंट रेशियो इज इक्वल टू लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट रेशियो। तो इसका लॉग लेने पर क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ किसका लॉग लेना है, इसका लॉग लीजिए, तो यहां पे आ जाएगा x1 डिवाइडेड बाई x2। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। तो लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ शाफ्ट कैरिंग 3 रोटर्स। ये तो हलवा क्वेश्चन है, अभी अभी हमने सॉल्व किया हुआ है। मैंने बताया कि जितने रोटर्स होंगे उससे एक कम क्या होंगे, हमें ऑलवेज नोड मिलेंगे। अगर हमारे पास 2 रोटर हैं तो कितने नोड मिलेंगे, 1। अगर 3 रोटर है तो कितने नोड मिलेंगे, 2। अगर 4 रोटर है तो कितने नोड मिलेंगे, 3। तो इसमें कितने रोटर बोल रहा है, इसमें बोल रहा है 3 रोटर हैं, तो कितने नोड होंगे, 3 में 1 घटा दीजिए, कितना हुआ 2। अगर 3 रोटर है तो 2 नोड, तो आंसर क्या हो जाएगा 2 नोड्स, ऑप्शन नंबर सी। मेरे ख्याल से हमने 7वां या 8वां क्वेश्चन इसका किया हुआ था, सेम था, उसमें 2 रोटर आपको गिवन था। क्लियर। तो यहां पे आपका वाइब्रेशन खत्म होता है। तो जो टोन का सिलेबस है उसको हमने सक्सेसफुली अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अब आपका काम यह है कि आप इसको अच्छे से रिवाइज करो, क्योंकि देखिए पढ़ना एक अलग चीज हो गई, लेकिन आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, एग्जाम में एक चीज मायने रखती है रिएक्शन टाइम। एग्जाम में एक चीज मायने रखती है रिएक्शन टाइम, मतलब आपने क्वेश्चन को देखा और आप क्वेश्चन पे कितनी जल्दी अटैक कर रहे हो, कितनी जल्दी आपने उसको सॉल्व कर लिया। तो जो समय आप बचा पाओगे अगले क्वेश्चन के लिए वही आपको फायदा देगा, अदरवाइज आपको टाइम कम पड़ जाएगा क्वेश्चन के लिए। तो इसका एक ही तरीका है प्रैक्टिस। आप जितनी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर पाओ, जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर पाओ। तो मैंने अपनी शीट में और लेक्चर में जितने क्वेश्चन रख पाने की कोशिश की है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस के साथ साथ जो अधिकतर पूछे गए क्वेश्चंस हैं एसएससी जेईई और अलग पीएसयूज में, वो मैंने सारे रखे हैं। अब आपका काम है कि आप इसको एक अलग लेवल पे ले जाओ कि आप कितनी प्रैक्टिस कर पा रहे हो, ठीक। तो एक ही मूल मंत्र है, जितनी प्रैक्टिस करोगे आपका उतना ही फायदा होगा आने वाले एग्जाम्स में। चलिए, थैंक यू यहां तक के लिए।